नमस्कार। आज हम अमेरिका और ईरान के जो दशकों पुराने तनाव भरे रिश्ते हैं उनकी थोड़ी गहराई में जाएंगे। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो ये दिखाते हैं कि ये सिर्फ कुछ घटनाएं नहीं हैं बल्कि अविश्वास और रणनीतिक चालों का एक बहुत लंबा सिलसिला है। हाँ, बिल्कुल। ये एक सीधी रेखा नहीं है। सही। तो हमारा मकसद है ये समझना कि तख्ता पलट से लेकर आप कह लीजिए साइबर हमलों तक कैसे दोनों देशों ने अपने अपने हितों के लिए कदम उठाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये उलझी हुई कहानी। जरूर। तो शुरुआत होती है 1953 से, जब CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिलकर ईरान के जो चुने हुए प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मोसद्दिक, उनको हटा दिया। हाँ, वजह सीधी थी। उन्होंने ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जो पहले ब्रिटेन के नियंत्रण में था। बिल्कुल। और इसी कदम ने शाह को वापस सत्ता में ला दिया। अब शाह वो पश्चिम के समर्थक तो थे, लेकिन ईरान में उनको मतलब एक तानाशाह की तरह देखा जाता था। और यहीं से आप कह सकते हैं कई ईरानियों के मन में अमेरिका के खिलाफ वो शक और गुस्सा पैदा होना शुरू हुआ, जो समय के साथ बढ़ता ही गया। और फिर 1979 में तो सब कुछ बदल गया। शाह का तख्ता पलट हो गया, इस्लामिक क्रांति आई और आयातुल्लाह खुमैनी सत्ता में आ गए। जी। और इसी उथल पुथल के बीच तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा हुआ। 52 अमेरिकी 444 दिन बंधक रहे। इसने तो जैसे मतलब आग ही लगा दी। हाँ, वो बंधक संकट वो एक बहुत बहुत बड़ा मोड़ था, निर्णायक था। बिल्कुल। उसी के बाद अमेरिका ने ईरान से सारे डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म कर दिए। हाँ। और वो कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिनका असर तो देखिए आज तक महसूस होता है। और वो जो अविश्वास की खाई बनी ना उस वक्त, वो शायद कभी पूरी तरह भरी नहीं पाई। और ये दुश्मनी अगले दशक में, मतलब 80s के दशक में ईरान इराक युद्ध के वक्त और बढ़ी। तब तो अमेरिका ने खुल के सद्दाम हुसैन का साथ दिया था ना। जी हाँ, खुलकर। और ये बात ईरान कभी नहीं भूला है। अमेरिका ने सद्दाम को ना सिर्फ खुफिया जानकारी दी, बल्कि हथियार भी दिए। अच्छा। और ये तब भी जारी रखा जब सद्दाम हुसैन ईरानियों पर, यहाँ तक कि आम नागरिकों पर भी रासायनिक हथियार इस्तेमाल कर रहे थे। उफ। तो आप सोचिए वो युद्ध कितना विनाशकारी था ईरान के लिए। और ऊपर से अमेरिका का ये रवैया, इसने दुश्मनी को और गहरा कर दिया। और ये दबाव सिर्फ मतलब सैन्य या खुफिया तरीके से नहीं था। पिछले कई सालों से अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों का एक पूरा जाल सा बिछा दिया। बिल्कुल। बैंकिंग सिस्टम, तेल का निर्यात, उनका परमाणु कार्यक्रम, सब कुछ निशाने पर रहा है। हाँ, और इन प्रतिबंधों का जो घोषित लक्ष्य होता है, वो अक्सर ईरान की नीतियों में बदलाव लाना होता है, या फिर कई बार तो ऐसा लगता है कि शासन बदलने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की गई है। नतीजा क्या हुआ? ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई, और इसका बोझ जाहिर है वहां के आम लोगों पर पड़ा। ये एक तरह का आर्थिक युद्ध है। कंप्यूटर वायरस था, बहुत जटिल, जिसे खासतौर पे ईरान के जो परमाणु सेंट्रीफ्यूजेस थे, उनको नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। अच्छा। और माना यही जाता है कि ये अमेरिका और इजराइल का एक जॉइंट ऑपरेशन था। ये इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि ये पहला ऐसा ज्ञात साइबर हमला था जिसने सीधे सीधे किसी देश के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब भौतिक ढांचे को नुकसान पहुंचाया। हाँ, ये तो बिल्कुल नई बात थी। इसने ये दिखा दिया कि अब लड़ाई जो है वो नए डिजिटल मोर्चों पर भी उतनी ही खतरनाक हो सकती है। और फिर गुप्त ऑपरेशनों का सिलसिला भी चलता रहा। कई ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं हुई। आरोप लगते रहे कि इसके पीछे इजरायली या फिर अमेरिकी समर्थित लोग हैं। जी। और 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या बगदाद के पास एक ड्रोन हमले में। हाँ, कासिम सुलेमानी, जो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की जो विदेशी शाखा है, कुद्स फोर्स, उसके प्रमुख थे। उनकी हत्या एक बहुत बहुत बड़ा कदम था अमेरिका का, बहुत जोखिम भरा भी। बिल्कुल। इसने तो दोनों देशों को लगभग युद्ध के कगार पर ही ला खड़ा किया था। ये दिखाता है कि ये जो गुप्त कार्रवाइयां हैं, ये तनाव को किस खतरनाक हद तक बढ़ा सकती हैं। और आखिर में एक और पहलू है, प्रॉक्सी युद्ध। सीरिया, यमन, इराक, लेबनान, इन जगहों पर अमेरिका और ईरान सीधे तौर पर तो आमने सामने नहीं है, पर वो विरोधी गुटों का समर्थन कर रहे हैं। ये इलाके जैसे उनके अप्रत्यक्ष युद्ध के मैदान बन गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूरा क्षेत्र एक तरह से उनके बीच के इस अप्रत्यक्ष टकराव का अखाड़ा बन गया है। दोनों देश अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश में हैं और दूसरे को कमजोर करने के लिए वहां के जो लोकल ग्रुप्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और नतीजा ये हो रहा है कि इन देशों में अस्थिरता और बढ़ रही है। तो अगर हम संक्षेप में देखें। हाँ, तो संक्षेप में यही है कि ये कोई एक अकेली गुप्त योजना जैसी चीज नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की तरफ से
ईरान के बढ़ते प्रभाव और खासकर उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए समय समय पर इस्तेमाल की गई अलग-अलग रणनीतियों का एक मिश्रण है। हाँ, जिसमें तख्ता पलट से लेकर प्रतिबंध, साइबर हमले, गुप्त ऑपरेशन और ये प्रॉक्सी युद्ध सब शामिल हैं। और दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने तरीकों से अपनी पूरी क्षमता से इसका प्रतिरोध किया है। सही कहा। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दशकों पुरानी एक जटिल रणनीतिक रस्साकशी है, जिसमें हर चाल के जवाब में एक और चाल चली गई है। और जो विश्वास की कमी है, वो इतनी गहरी हो चुकी है कि हर कदम को शक की नजर से ही देखा जाता है। बिल्कुल। तो आज हमने 1953 के तख्ता पलट से लेके हाल के तनावों तक अमेरिका-ईरान संबंधों के कुछ बहुत ही अहम पड़ावों पर नजर डाली। ये साफ दिखता है कि ये रिश्ते लगातार टकराव और गहरे अविश्वास से ही परिभाषित होते रहे हैं। जी। और अब जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इतिहास का ये जो भारी बोझ है और ये लगातार टकराव की स्थिति है, इसे देखते हुए क्या आपको लगता है कि भविष्य में कभी इन दो शक्तिशाली देशों के बीच सामान्य रिश्ते बनने की कोई वास्तविक संभावना है? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। हम भारत और ईरान के रिश्तों पर जरा गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इनके ऐतिहासिक जुड़ाव से लेकर आज की जो सामरिक स्थिति है उस तक जाते हैं। तो कोशिश यही है कि इस अहम रिश्ते की जो परतें हैं उनको समझा जाए। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी भी है आज के संदर्भ में। सही कहा। तो शुरुआत इतिहास से करते हैं। ये रिश्ते कोई कल परसों के नहीं हैं। हाँ, ये तो हजारों साल पुराने हैं, 2000 साल से भी ज्यादा। हाँ, और व्यापार तो हमेशा से रहा है, लेकिन इसका असर देखिए हमारी संस्कृति पर कितना गहरा है। बिल्कुल। आप उर्दू भाषा को ही ले लीजिए, कितना फारसी प्रभाव है, या फिर हमारी वास्तुकला में। सही बात है। ये जो सांस्कृतिक लेन देन है ना, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज भी एक सॉफ्ट पावर का काम करता है दोनों देशों के बीच। एक सहज समझ पैदा करता है शायद। हाँ, जो राजनीतिक उतार चढ़ाव के बावजूद बना रहता है। और एक और बात, क्या? भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी है, ईरान के बाद। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। उनके आध्यात्मिक संबंध है ईरान से। जी। लेकिन इस ऐतिहासिक नींव पर आज का जो रिश्ता है वो बड़ा जटिल संतुलन साधने जैसा है। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद चाबहार बंदरगाह परियोजना है। भारत ने इसमें काफी निवेश किया है। जाहिर है, एक तो पाकिस्तान को बाईपास करना है। हाँ, वो मुख्य मकसद था शुरू में। और अफगानिस्तान, मध्य एशिया तक सीधी पहुंच बनानी है। जी। और ये चीन का जो ग्वादर बंदरगाह है उसका भी एक रणनीतिक जवाब है। हाँ, और INCTC के लिए भी तो ये जरूरी है, वो जो हमारा उत्तर दक्षिण गलियारा। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। हाँ, जो भारत को ईरान के रास्ते रूस और यूरोप से जोड़ेगा। देखिए, ये चाबहार सिर्फ एक व्यापारिक रास्ता नहीं है। अच्छा। ये असल में भारत का एक सोचा समझा भू राजनीतिक कदम है, क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश। एक अहम खिलाड़ी बनने की। हाँ, बिल्कुल। पर क्या ये जो अहम खिलाड़ी बनने की कोशिश है, ये ईरान के साथ रिश्तों को और ज्यादा अमेरिकी नजर में नहीं लाती? लाती है, बिल्कुल लाती है। खासकर जब हम ऊर्जा संबंधों की बात करते हैं। एक जमाना था जब ईरान हमारे टॉप ऑयल सप्लाईज में से था। हाँ, और तब हमें अच्छी शर्तें भी मिलती थीं, रियायती दरें, आसान भुगतान। लेकिन फिर अमेरिकी प्रतिबंध आ गए और यहीं पर वो संतुलन वाली बात और साफ हो जाती है। प्रतिबंधों ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। तेल आयात पहले कम हुआ और फिर 2019 में तो भारत को रोकना ही पड़ा। अमेरिकी दबाव था। तो ये दिखाता है कि कैसे भारत को अमेरिका के साथ अपने रिश्ते और अपनी ऊर्जा जरूरतें दोनों को साधना पड़ता है। बिल्कुल, एक बहुत महीन रेखा पर चलना पड़ता है। दीर्घकालिक रणनीतिक हित अपनी जगह हैं, लेकिन जो तात्कालिक भू राजनीति है वो भारी पड़ जाती है। और मुश्किलें सिर्फ यहीं तक नहीं है। ईरान का कट्टर प्रतिद्वंद्वी है इजराइल। जी। और इजराइल के साथ भारत के रिश्ते लगातार गहरे हो रहे हैं। तो ये कूटनीतिक पहेली कैसे सुलझती है? देखिए, भारत पारंपरिक रूप से तो स्वतंत्र विदेश नीति की बात करता है। हाँ। किसी एक गुट के दबाव में नहीं आना, अपने हितों को देखना। और इसी के तहत इन सारी जटिलताओं के बावजूद भारत ने ईरान से रिश्ते बनाए रखे। लेकिन असल चुनौती यही है कि विरोधी शक्तियों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। ये एक स्थायी चुनौती है। ये तो है, पर चुनौतियां हैं तो साझा हित भी तो है। बिल्कुल है। जैसे अफगानिस्तान का मुद्दा, 90 के दशक में दोनों ने तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस का साथ दिया था। हाँ, और आज भी तालिबान के उभार को लेकर चिंताएं साझा हैं।
क्षेत्रीय अस्थिरता का डर दोनों को है। और व्यापार भी तो बढ़ाना चाहते हैं दोनों देश। फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो पार्ट्स, कृषि उत्पाद। हाँ, इन क्षेत्रों में संभावनाएं हैं और चाबहार को रेल और सड़क नेटवर्क से जोड़ने की जो योजनाएं हैं वो भी इसी का हिस्सा हैं। अच्छा, एक और पहलू है वो धार्मिक वाला। हाँ, संक्षेप में वो भी जरूरी है। ईरान शिया बहुल देश है। और भारत ने दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी। जी। लेकिन भारत की विदेश नीति तो धर्मनिरपेक्ष है। वो सुन्नी बहुल खाड़ी देशों के साथ भी रिश्तों को संतुलित करता है। हाँ, तो ये समीकरण को और भी पेचीदा बना देता है। बिल्कुल। तो कुल मिला के आज की स्थिति क्या है, 2024-25 के आसपास? देखिए, रिश्ते सकारात्मक कहे जा सकते हैं, पर सतर्कता के साथ। सतर्कता क्यों? वही बाहरी दबाव, अमेरिकी प्रतिबंध, इजरायली ईरान तनाव। अच्छा, पर बातचीत चल रही है कि अगर प्रतिबंध हटते हैं तो तेल व्यापार फिर शुरू हो सकता है। हाँ, इस पर चर्चा है। चाबहार का विकास भी आगे बढ़ रहा है, उच्च स्तरीय दौरे भी हो रहे हैं, लेकिन वो बाहरी कारक अभी भी हावी हैं। तो अगर सार देखें, गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं, रणनीतिक हितों का मेल है, खासकर चाबहार को लेके, ऊर्जा संबंध भू राजनीति से प्रभावित हैं, और इन सब के बीच संतुलन साधने की एक निरंतर कोशिश जारी है। सही। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं, ये हमारे स्रोतों से ही जुड़ा है पर शायद सीधे तौर पर बात नहीं हुई जी। कि ये जो गहरे ऐतिहासिक संबंध है और साझा क्षेत्रीय चिंताएं हैं, इनको देखते हुए अगर भविष्य में वैश्विक समीकरण बदलते हैं, मान लीजिए प्रतिबंध हट जाते हैं या कोई नया क्षेत्रीय संघर्ष होता है, तो ये स्थिति भारत ईरान सहयोग को सिर्फ चाबहार और तेल से आगे कैसे ले जा सकती है? क्या नए आयाम खुल सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। भविष्य में क्या मोड़ आता है, ये देखना होगा। भारत और चाबहार बंदरगाह सामरिक संबंध, तो सवाल सीधा सा उठता है, भारत ईरान में ये बंदरगाह आखिर बना क्यों रहा है? चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। जी बिल्कुल, ये विषय है भी काफी अहम। पहली नज़र में तो ये बस एक बंदरगाह, मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसा लगता है, लेकिन जैसा ये स्रोत साफ बता रहा है, इसके पीछे की सोच कहीं ज्यादा गहरी है, रणनीतिक है। अच्छा, रणनीतिक। हाँ, चाबहार सिर्फ आप कह सकते हैं ईंट और गारे का ढांचा नहीं है। ये भारत के लिए मध्य एशिया और यहाँ तक के अफगानिस्तान तक पहुंचने का एक नया दरवाजा है। नया दरवाजा मतलब जो मौजूदा रास्ते हैं उनसे अलग? आमतौर पर तो रास्ता पाकिस्तान से होकर जाता था, है ना? हाँ बिल्कुल, और यहीं पर चाबहार की सबसे बड़ी खासियत या कह लीजिए अहमियत सामने आती है। ये सामग्री यही बताती है कि चाबहार बंदरगाह भारत को ये मौका देता है कि वो पाकिस्तान को पूरी तरह से बाईपास कर सके। ओ, बाईपास मतलब अब भारतीय सामान को मध्य एशिया के बाजारों तक जाने के लिए कराची या किसी और पाकिस्तानी पोर्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल नहीं रहना पड़ेगा, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है अगर आप क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के नजरिए से देखें तो। समझ गई। तो ये एक तरह से निर्भरता कम करने की रणनीति हुई। जी। लेकिन क्या स्रोत ये भी बताता है कि इस बाईपास के असल फायदे क्या होंगे? क्या ये सिर्फ राजनीतिक हैं या इसके कुछ ठोस आर्थिक पहलू भी हैं? नहीं, दोनों ही हैं। स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि इससे न सिर्फ सामान ले जाने का समय कम होगा, बल्कि लागत भी घटेगी। अच्छा, लागत भी कम होगी। हाँ, सोचिए आप समुद्र के रास्ते सीधे ईरान पहुंचते हैं और फिर वहां से जमीन के रास्ते मतलब सड़क या रेल से तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक सीधा संपर्क। तो ये व्यापार के लिए एक नया और ज्यादा भरोसेमंद एक कॉरिडोर खोलता है। ये तो सच में काफी व्यापक असर वाला कदम लगता है। लेकिन क्या ये राह इतनी सीधी है? मतलब क्या स्रोत इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ चुनौतियों या कोई मुश्किलों का भी जिक्र करता है? हाँ, कुछ हद तक। देखिए, सीधे तौर पर चुनौतियों की कोई लिस्ट तो नहीं दी गई है इसमें, लेकिन ये तो जाहिर है कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में कई परतें होती हैं, कई मुश्किलें होती हैं। जैसे क्षेत्रीय भू राजनीति, वो हमेशा एक बड़ा फैक्टर रहता है। खासकर ईरान के साथ जुड़ाव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समीकरण बदलते रहते हैं, वो एक चुनौती है। और फिर बंदरगाह और उससे जुड़े जो रेल और सड़क नेटवर्क हैं, उन्हें पूरी क्षमता से चालू करने में भी तो समय लगता है और लगातार पैसा भी लगाना पड़ता है। हाँ, वो तो है। तो ये स्रोत मुख्य रूप से इसके रणनीतिक महत्व पर ही फोकस कर रहा है, पर ये पहलू भी अहम हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और एक बात और, क्या इस सामग्री में चीन के ग्वादर बंदरगाह का कोई जिक्र है? वो चाबहार से ज्यादा दूर तो है नहीं, अक्सर लोग इन दोनों की तुलना करते हैं। अच्छा सवाल है।
सीधे तौर पर तुलना या कोई कंपटीशन का विस्तृत विश्लेषण तो इस खास लेख में नहीं है, लेकिन हाँ, जब हम क्षेत्रीय संपर्क की बात करते हैं, पूरी बड़ी तस्वीर देखते हैं, तो ग्वादर का ख्याल दिमाग में आता ही है। सही है। पर इस स्रोत का जो मुख्य फोकस है वो भारत की अपनी पहुंच बढ़ाने पर है, पाकिस्तान पर निर्भरता घटाने पर है और मध्य एशिया के साथ जो नए अवसर बन रहे हैं उन्हें भुनाने पर है। चाबहार उस बड़ी रणनीति का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसके तहत भारत, आप कह सकते हैं, हिंद महासागर क्षेत्र और यूरेशिया में अपनी कनेक्टिविटी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें ये दिखाता है कि चाबहार बंदरगाह भारत के लिए सिर्फ एक व्यापारिक सुविधा भर नहीं है जी, ये एक बहुआयामी रणनीतिक निवेश है, बिल्कुल। जिसका मकसद है पाकिस्तान को बाईपास करना, मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक सीधी पहुंच बनाना, व्यापार की लागत और समय दोनों कम करना और क्षेत्रीय संपर्क के जो विकल्प है उन्हें बढ़ाना। आपने बिल्कुल सही समझा। संक्षेप में यही बात है। ये भारत की उस कोशिश का हिस्सा है जहां वो अपने भू आर्थिक और भू राजनीतिक हितों को साधने के लिए नए रास्ते, नए विकल्प तलाश रहा है। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है कि भविष्य में जब इस तरह के और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सामने आएंगे, तो वो इस क्षेत्र की जो ताकतें हैं, उनके बीच सहयोग और प्रतिस्पर्धा का जो संतुलन है, उसे किस तरह से बदलेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा आगे चल के।